तो आज जो हमारी परिचर्चा होगी वो ट्राइबल मूवमेंट या जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में, जिसमें आपने अगर बीपीएससी का सिलेबस देखा होगा उसमें जनजातीय विद्रोह के कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या थे, और उसके बाद वो आपसे संथाल विद्रोह के संदर्भ में सभी बातों को जानना चाह रहा है और मुंडा विद्रोह के संदर्भ में सभी बातों को जानना चाह रहा है। यानी कि अगर ट्राइबल मूवमेंट की बात करें तो उसमें जो फोकस एरिया था है वो क्या है, संथाल और मुंडा विद्रोह के संदर्भ में। और उसमें भी जो पूछने की ट्रेंड रहे हैं, टेंडेंसी रही है, उसमें संथाल विद्रोह को ज्यादा प्रेफर किया है बीपीएससी ने। तो इन्हीं संदर्भों में हम लोग क्या करेंगे, संथाल जनजातीय विद्रोह को देखने की कोशिश करेंगे, उसके सभी पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है। तो सबसे पहले 66 में बीपीएससी ने पूछा है कि संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उसकी गति क्या थी और उसके परिणाम क्या रहे। साथ ही साथ एक दूसरा क्वेश्चन पूछा था 66 में, और वो पूछा है कि मुंडा विद्रोह के विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट 65 में क्या पूछा है, 65 में क्या पूछा है, 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, बिहार में उसका प्रभाव क्या था। ये ट्राइबल मूवमेंट है सुमित। ओ सॉरी सर, ये क्या क्या बोल रही है। तो 65 में क्या पूछा है, जनजातीय विद्रोह से पूछा है कोई क्वेश्चन? नहीं पूछा है सर। नहीं पूछा है सर। चलिए, 65 में नहीं पूछा है। 64 में बताइए क्या पूछा है। 64 में भी नहीं पूछा है सर। 64 में, 64 में तो पूछा है ना? नहीं पूछा है। नहीं, कैसे पूछा है? नहीं, जहां तक मुझे पता है 64 में पूछा है क्वेश्चन। ये सर पूछा है सर। 64 में 100% पूछा है बीपीएससी ने क्वेश्चन। बताइए क्या पूछा है। नहीं पूछा है सर। 64 में क्या पूछा है? नहीं पूछा है सर। नहीं पूछा है। नहीं। जनजातीय विद्रोह के कारण, उसके परिणाम, जनजातीय विद्रोह के कारण परिणाम करके कुछ पूछा है, देखिए। वो 63rd में है सर। सर एक क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन है सर। उपयुक्त उदाहरण एक क्वेश्चन है 19वीं, हाँ वही वाला। हाँ 19वीं सदी में जनजातीय प्रतिरोध की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए, उसकी असफलता का कारण बताइए। वही कहना। यस सर। तो लिखिए क्या क्वेश्चन है। उपयुक्त उदाहरण सहित 19वीं सदी में जनजातीय प्रतिरोध की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए, उनकी असफलता का कारण बताइए। लिखिए उपयुक्त उदाहरण सहित 19वीं सदी में, उपयुक्त उदाहरण सहित 19वीं सदी में जनजातीय विद्रोह के, जनजातीय विद्रोह की विशेषता बताइए। जनजातीय विद्रोह की विशेषता बतलाइए। उसके बाद क्या पूछा है? विशेषताओं की समीक्षा कीजिए, उनकी असफलता का कारण बताइए। अच्छा,
जनजातीय विद्रोह के विशेषता की समीक्षा कीजिए और उसके असफलता के कारण बताइए। उसके असफलता के कारण बताइए। नेक्स्ट क्या पूछा है? जनजातीय प्रतिरोध की विशेषताओं की समीक्षा। नेक्स्ट क्या पूछा है 63rd में? बिहार में संथाल विद्रोह 1855-56 के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। लिखिए। लिखिए क्या है? बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। आपसे 62 में क्या पूछा है? साठ से 62 में क्या पूछा है? सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए ना। संथाल विद्रोह के कारण एवं परिणामों की समीक्षा कीजिए। संथाल विद्रोह के कारण एवं परिणामों के का मूल्यांकन कीजिए, समीक्षा कीजिए, जो भी लिखना है। 63rd में क्या पूछा है? 63rd का 60 से 62 में उसमें नहीं पूछा। नहीं पूछा है सर। 60 से 62 में नहीं पूछा है। चलिए 56 में क्या पूछा है? संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों का विवरण दीजिए, उनका क्या प्रभाव हुए। लिखिए। संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों का विवरण दीजिए। संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों का विवरण दीजिए। उनके क्या प्रभाव हुए। संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों का विवरण दीजिए, उसके क्या प्रभाव हुए। नेक्स्ट क्या पूछा है? बिरसा आंदोलन का आधारभूत उद्देश्य था आंतरिक शुद्धिकरण तथा विदेशी शासन की समाप्ति की इच्छा। स्पष्ट कीजिए। लिखिए। मुंडा विद्रोह का आधारभूत उद्देश्य था मुंडा विद्रोह का आधारभूत उद्देश्य था मुंडा विद्रोह का आधारभूत उद्देश्य था आंतरिक शुद्धिकरण तथा विदेशी शासन की समाप्ति की इच्छा। बिरसा आंदोलन का आधारभूत उद्देश्य था आंतरिक शुद्धिकरण तथा विदेशी शासन की समाप्ति की इच्छा। स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्या पूछा है? बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का विवेचन कीजिए। लिखिए। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया ना। बिहार में संथाल ये विद्रोह के सर कारण जो एवं परिणाम का 63वीं में था विवेचन वही कीजिए। 48 से 52वीं में है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन क्या करता है, रिपीट भी करता है। ठीक है ना। यस। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट बताइए क्या है। संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध
सशस्त्र जनप्रतिनिधि का एक आदर्श प्रस्तुत करता है, स्पष्ट कीजिए। जनप्रतिनिधि का जन प्रतिरोध का जन प्रतिरोध का सर। चलिए, कब पूछा है ये? सर 45 बीपीएससी में, 45वीं बीपीएससी में। लिखिए लिखिए, बताइए। संथाल विद्रोह जन प्रतिरोध का एक आदर्श प्रस्तुत करता है। संथाल विद्रोह जन प्रतिरोध का एक आदर्श प्रस्तुत करता है। जन प्रतिरोध का एक आदर्श प्रस्तुत करता है। क्या करना है? इसका समीक्षा करना है। नो सर, स्पष्ट करना है। स्पष्ट कीजिए। आदर्श प्रस्तुत करता है, स्पष्ट कीजिए। सर इसमें एक और चीज था, ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध सशस्त्र जन प्रतिरोध। हाँ, वही क्वेश्चन था। ठीक है, ये ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध एक सशक्त जन प्रतिरोध था, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या पूछा है? अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय संघर्षों को बिरसा ने एक नया धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया, स्पष्ट कीजिए। लिखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह को बिरसा ने एक नया धार्मिक आयाम प्रदान किया। बिरसा ने एक नया धार्मिक आयाम प्रदान किया। स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्या पूछा है? सर 44 ही तक दिया हुआ है सर। 43 में सर एक पूछा है, संथाल विद्रोह भारत में बताइए। ब्रिटिश संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी, व्याख्या कीजिए। लिखिए, 43 में सर। संथाल विद्रोह औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी। संथाल विद्रोह औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी। स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन है? सर एक 42 में है सर। क्या है बताइए। बिरसा आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जनजाति शासन पर उसके प्रभाव की आलोचना कीजिए। लिखिए, बिरसा विद्रोह के आंदोलन के स्वरूप पर चर्चा करते हुए बिरसा आंदोलन के स्वरूप पर चर्चा करते हुए इसके आगे क्या है धर्मेंद्र? सर बिरसा आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जनजाति शासन पर उसके प्रभाव की आलोचना कीजिए।
जनजाति शासन पर उसके प्रभाव की आलोचना कीजिए। जनजातीय शासन पर उसके प्रभाव की आलोचना कीजिए। जी ये सर 42 है। जनजातीय शासन पर उसके प्रभाव की ब्रिटिश सत्ता पर दिया है, जनजातीय शासन पर। जनजातीय शासन है सर। चलिए लिखिए, जनजातीय शासन पर उसके प्रभाव की आलोचना कीजिए। नेक्स्ट। और सर 41 में तो नहीं है, और उसके बाद फिर 40 में भी सर क्वेश्चन नहीं दिया है उसे जनजातीय विद्रोह से, और 39 तक है, और बस लास्ट है सर। 39 में भी नहीं। 39 में बिरसा आंदोलन पर क्वेश्चन। 39 में है सर, क्या? बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए बिहार के आदिवासी 39 में सर एक है। क्वेश्चन बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए। जी बिहार के आदिवासी आंदोलन की समीक्षा कीजिए। फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार। बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए बिहार के आदिवासी आंदोलनों की। होगा, प्रकार नहीं होगा। हाँ प्रकाश तो होना चाहिए सर, लेकिन प्रकार लिखा है। विशेष प्रकाश डालते हुए एरर है वो। आदिवासी आंदोलनों की समीक्षा कीजिए। लिखिए, बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए आदिवासी आंदोलनों की समीक्षा कीजिए। आदिवासी आंदोलनों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए टोटल सर 12। सूची 12 क्वेश्चन हैं, और इसका आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। चलिए इसमें से टॉपिक निकालिए, क्या क्या टॉपिक्स निकलते हैं। पहले जनजातीय विद्रोह निकालिए ओवरऑल में। जनजातीय विद्रोह से संबंधित, फिर संथाल और उसके बाद मुंडा को देखेंगे। पहले जनजातीय विद्रोह से बताइए। बताइए। पहला तो कारण हो जाएगा सर। लिखिए, जनजातीय विद्रोह का पहला टॉपिक हो गया कारण। फिर स्वरूप हो जाएगा सर। जनजातीय विद्रोह का स्वरूप। कारण में तो फिर आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक तीनों हो जाएगा। ठीक है, वो आगे की प्रक्रिया है। सुशील, विशेषता जनजातीय विद्रोह की विशेषता। ठीक है, विशेषता और असफलता। उससे पहले जो भाग लिया सर वो सब होगा ना। क्या? जनजातीय विद्रोह के जो नेता थे वो सब होगा भी ना, तब ना असफलता वगैरह आएगा। जनजातीय विद्रोह, विभिन्न जनजातीय विद्रोह की बात कर रहे हैं आप। प्रभाव, हाँ सर, संथाल हो गया, मुंडा हो गया। सर इसकी समीक्षा भी होगा ना। क्या बोले?
समीक्षा। जनजातीय विद्रोह का प्रभाव। जी सर, प्रभाव, परिणाम। ठीक, परिणाम। ठीक है, और कुछ होगा? जनजातीय विद्रोह का धार्मिक इसमें धार्मिक का बदलना। योगदान सर इसका। नहीं, इसका मतलब विस्तार भी होगा जनजातीय सर। विद्रोह का धार्मिक इसमें बदल जाना। विस्तार सर होगा एक कहानी वो कहाँ तक स्वरूप है। में आ जाएगा ना सर। एक विस्तार हो चलिए, सकता और है सर। विस्तार जैसे मतलब वो किस तो एक एरिया मैप में बना था। के डिनोट कर दीजिएगा, भाई यहाँ यहाँ जनजातीय विद्रोह हुआ, तो वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, योगदान सर। एक सर कार्यक्रम और क्रिया पद्धति ये हो सकता है सर। हाँ, एक चीज और कीजिए, जैसे मौर्य कला पढ़ क्या कार्यक्रम और क्रिया पद्धति मतलब स्टाइल क्या था आंदोलन का। तो विशेषताओं में आ जाएगा ना, ठीक। तो विशेषताओं में आ जाएगा ना। मैं ये बता रहा था कि मौर्य कला है या बाल कला हो, पटना कलम हो, मधुबनी चित्रकला हो, इसमें क्या कीजिएगा, तो बिहार का मैप बना दीजिएगा, और बिहार का मैप बनाने के बाद उस साइट को डिनोट कर दीजिएगा जहां से इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है ना, जी सर। बात स्पष्ट हुई? जी सर। तो एक नई चीजें होंगी, तो बिहार का मैप बना के, जैसे अब जनजातीय विद्रोह पढ़ेंगे, जनजातीय विद्रोह में अगर बताना हो कि भाई बिहार में, तो वहां पे बता दीजिएगा कि भाई बिहार में यहाँ जनजातीय विद्रोह हुआ था। ठीक है सर मैपिंग करेंगे, मैपिंग करते समय क्या पेन से लिखना है या पेंसिल से पेन से भी कर सकते हैं सर मैपिंग? आपको सिर्फ सिंगल, मैं कितनी बार बोला ना, सिर्फ सिंगल पेन यूज करना है और कुछ नहीं करना, पेंसिल पेंसिल कुछ नहीं यूज करना है। ठीक है, जी सर। अपनी सारी क्रिएटिविटी जो है सिर्फ एक ही ब्रश से दिखानी है आपको, और कोई दूसरा ब्रश इस्तेमाल ही नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो हम बात करते हैं जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में। और जब जनजातीय विद्रोह की बात करते हैं तो आपको पता है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध से लेके उत्तरार्ध तक में पूरे भारत सहित बिहार में भी जनजातियों का व्यापक विद्रोह या संघर्ष जो है औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध आपको दिखाई देगा। और इसका जब मूल कारणों की बात करेंगे तो प्रश्न उठता है कि यह विद्रोह हुए क्यों। तो इसमें क्या था, औपनिवेशिक सत्ता का शोषण, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। ठीक है, दूसरा देखिए, तो जनजातीय विशिष्टताओं में अनावश्यक हस्तक्षेप, बाहरी तत्वों या लोगों का प्रवेश, जैसे हम दीकू कहते हैं, जनजातीय लोग जिसे दीकू कहते हैं, और जो शोषणकारी भू राजस्व व्यवस्था थी, इसने क्या किया, तो जनजातीय विद्रोह की पृष्ठभूमि को तैयार करने का कार्य करता है। और इसी परिस्थितियों ने जनजातीय विद्रोह को भड़काने का कार्य किया
और परिणाम स्वरूप रमोसी, पहाड़िया हो, ठीक है, संथाल, मुंडा, ताना भगत जैसे जनजातीय विद्रोह को आप देखते हैं। और इस सबों में जो संथाल और मुंडा विद्रोह है वो सर्वाधिक प्रभावशाली, सर्वाधिक सशक्त, सर्वाधिक संगठित विद्रोह के रूप में आप इसे देखते हैं। बातें स्पष्ट हुई? यस सर। अब हम देखते हैं कि जनजातीय विद्रोह के कारण क्या थे, ठीक है। और जब जनजातीय विद्रोह के कारण की बात करते हैं तो प्रथम कारण आता है आर्थिक कारण। और जब आर्थिक कारण की बात करते हैं तो पहले व्यवस्था क्या होगी, तो नई भू राजस्व व्यवस्था का आरोपण किया जाता है। हाँ, अस्थाई बंदोबस्त की जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसके अंतर्गत आता था। और परिणाम स्वरूप इस भू राजस्व व्यवस्था ने क्या किया, तो भूमि के संकेंद्रण की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाता है। और अब आप क्या है, भूमि के मालिक न होकर एक रैयत के रूप में अपने आप को क्या करते हैं, आते हैं। तो दूसरी तरफ जनजातियों में क्या था, सामूहिक कृषि जैसी पद्धतियां क्या थी, विद्यमान थी। लेकिन इस नई प्रशासनिक, नई भू राजस्व व्यवस्था ने और क्या किया, इस सामूहिक क्रिया कृषि पद्धति पर भी चोट करता है, जिससे जनजातियों की अपनी आजीविका, अपने अस्तित्व को लेकर संकट की स्थिति दिखाई देती। तो पहला क्या हो गया, आर्थिक कारण में भू राजस्व व्यवस्था का आरोपण। दूसरा, शोषणकारी भू लगान व्यवस्था की बात करते हैं। जब आपको पता है कि जब भारत क्या था, औपनिवेशिक सत्ता के अधीन नहीं था, तो भारत में भूमि खरीद बिक्री का साधन भी नहीं था, यानी कि उसका कैपिटलाइजेशन नहीं हुआ था। तो और इसके अलावा क्या हुआ, तो जो भू राजस्व व्यवस्था थी, यानी कि जो लगान की व्यवस्था थी, वो नगद नहीं थी। लेकिन औपनिवेशिक सत्ता के आने के बाद ये दोनों चीजें प्रारंभ हो गई। एक तो लगान क्या कहा गया कि भाई मुझे नगद में दे दो, और दूसरा क्या कहा गया कि जो अब भूमि को हम खरीद बिक्री का माध्यम बना देंगे। तो इस कारण से जनजातियों की जो भूमि है वो निरंतर उसके हाथों से निकलनी शुरू हो गई। भू लगान को अदा न करने की स्थिति में वो क्या होते हैं, महाजनी ऋण जाल के में फंसते चले जाते हैं, साहूकारों के ऋण जाल में वो फंसते चले जाते हैं। और अंततः इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें अपनी शारीरिक और मानसिक शोषण के लिए अभिशप्त होना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें भू राजस्व व्यवस्था और भू लगान व्यवस्था के तहत देखते हैं। इसके अलावा क्या किया गया, तो जो सामूहिक कृषि की पद्धति थी इन क्षेत्रों में, और कर्तन दहन की जो कृषि प्रणाली थी जिसे हम झूम कृषि कहते हैं, उस पर भी क्या किया गया, रोक लगा दिया। और इसी दौरान सरकार ने क्या किया, फॉरेस्ट एक्ट को पारित किया। और इस जंगल के कानून ने, वन कानूनों ने जो स्वतंत्र विचरण करने वाले जनजाति समूह थे
जो क्या कहते थे, वन संपदा पर अपना सार्वभौमिक अधिकार समझते थे, लेकिन इस कानून ने उसके हाथ ही क्या कर दिए, काट दिए गए। तो इससे भी जनजातियों में औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध विद्रोह की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। फिर देखिए, तो बाहरी तत्वों का क्या होगा, अब यहां से प्रवेश होगा, और जैसे ही बाहरी तत्व में कौन जाएंगे, ब्राह्मण जाएंगे। बाहरी तत्व में कौन जाएगा, जमींदार जाएगा। बाहरी तत्व में कौन जाएंगे, साहूकार जाएंगे, महाजन जाएंगे, मजदूर जाएंगे। ठीक है, तो इन द्वीपों का जब प्रवेश होगा तो इस तरह इन क्षेत्रों में दो तरह की व्यवस्थाएं होंगी। एक तो वैसे लोग प्रवेश करेंगे जो क्या करेंगे, इनका शोषण करेंगे, इन प्रकार इनका शोषण की मूलक व्यवस्था जो है उसके वो सहभागी हो जाएंगे। और दूसरे वैसे लोग होंगे जो क्या होगा, इनकी जो दैनिक कार्यविधि है उसमें सहयोगी की भूमिका में आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि जब विद्रोह की प्रक्रिया होगी, शुरुआत होगा विद्रोह का, तो विद्रोह में आदिवासी उन्हीं बाहरी तत्वों या द्वीपों पर हमला करेंगे जो उस शोषणकालीन मूलक शोषण मूलक व्यवस्था का क्या थे, पुरोधा थे या उसके पक्षकार थे। बातें स्पष्ट हो रही है? जी सर। जी सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं सर सर ये इनकी दैनिक कार्यविधि में सहयोगी की भूमिका मतलब कि उनका काम छीन जाएगा। नहीं, उनको सहयोगी मदद की भूमिका मिलेगा। का मतलब क्या होता है कि भाई, अब कोई मजदूर है, अब मजदूर जाएगा तो मजदूर उसके साथ काम ही करेगा ना, उसका सहयोग ही करेगा ना, तो उसका शोषण करेगा। सहयोग करेगा सर। तो वैसे जैसे कोई अब नाई धोबी गया, कोई जो है, तो वो सब क्या करेगा, उसकी व्यवस्था में सहयोग करेगा, ना कि उसका वो शोषण करेगा। तो ऐसी बातें थी, जो क्या था, जो उसके शोषण के पक्षकार नहीं थे उसका वो क्या करते हैं, विरोध, उसका वो सहयोग लेते हैं, उस पर हमला नहीं करते। तो ये क्या था, आर्थिक कारण था। क्योंकि जनजातीय विद्रोह, ये देखिए मैं जैसे बता रहा हूँ, लिखना भी वैसे ही है कि पहले किसी परिस्थिति में आप आर्थिक कारण को ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जनजातीय विद्रोह का जो सबसे प्रमुख कारण था वो आर्थिक कारण और आर्थिक शोषण और उसकी जो जटिल परिस्थितियां थी वही था। ठीक है ना? दूसरा देखिए, तो हमने कहा कि सामाजिक सांस्कृतिक कारणों की बात करते हैं। तो जब सामाजिक सांस्कृतिक कारणों की बात करते हैं तो इसमें आपको पता है कि 1813 के एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, ईसाई मिशनरियों को जनजातीय क्षेत्रों में भी अपने धार्मिक प्रचार को करने की अनुमति दे दी गई। और ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि विभिन्न प्रलोभनों के माध्यम से ईसाई मिशनरियों ने क्या किया, आदिवासियों का धार्मिक परिवर्तन करना शुरू कर दिया, धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया। जैसे कि भाई कहा कि भाई तुम अगर ईसाई धर्म को अपना लेते हो तो हम क्या करेंगे, तुम्हें तुम्हें हम यह कह देंगे कि जो, एक मिनट,
सर क्या बोल रहे थे, समझा रहे थे कि दैनिक कार्य विधि में सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। उसने कहना चाह रहे थे, जैसे मान लेते हैं कोई लोहार है, तो लोहार जो है मतलब लोहे के सामान बनाएगा जिससे उसका उपयोग वो लोग करेगा, तो ये सहायक की भूमिका हुई हुई ये कहना चाह रहे थे। और जो सहायक की भूमिका में होगा उस पर वो हमला नहीं करेगा, ऐसा। अच्छा ठीक, थैंक यू, समझ गए। तब कहाँ थे हम लोग? सामाजिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक कारण। तो सामाजिक सांस्कृतिक कारण पर जब हम परिचर्चा कर रहे थे तो हमने कहा कि क्या हुआ, तो ईसाई मिशनरियों के प्रवेश के संदर्भ में हमने बातें की और उसके परिणाम स्वरूप हमने कहा कि क्या करेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे और धर्म परिवर्तन करने के क्रम में जो हम विभिन्न अनैतिक गतिविधियों को अपनाएंगे जिसमें आर्थिक प्रलोभन वगैरह जो है उस पर हमने बातें स्पष्ट की अपना। फिर देखिए, तो हमने कहा लिंक ही तो देती है ये, ठीक है। तो आर्थिक कारण में हमने सामाजिक सांस्कृतिक कारण के संदर्भ में हमने ईसाई मिशनरी पर परिचर्चा की। इसके अलावा देखिए, तो जो सामाजिक व्यवस्था थी उसकी, सामाजिक व्यवस्था जो थी ब्रिटिश जनजातियों की, जिसमें क्या था, वो समता मूलक समाज की बात करता है। कबीलाई समाज जो होता है वो समता मूलक समाज की बात करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही बाहरी तत्वों का यहाँ पर आगमन होता है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो यहाँ पर जो बाहरी तत्वों की जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी वो भी यहाँ पर धीरे धीरे आने लगी और यह समता मूलक समाज और समता मूलक समाज में धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। यहाँ पर भी जनजातियों में अब ऊंच नीच की भावनाएं आने लगी, उनमें भी जमींदारी प्रथा जैसे कल्पना परिकल्पना जो थी या व्यवस्था जो थी वो सब भी यहाँ पर स्पष्ट होने लगी। और इससे क्या हुआ, तो एक असंतोष की स्थिति दिखाई देगी औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध। तो सामाजिक सांस्कृतिक ठीक है, तो ये सामाजिक सांस्कृतिक कारण स्पष्ट हो गया। सामाजिक सांस्कृतिक कारण स्पष्ट हो गया ना, या नहीं हुआ? मुझे सुन पा रहे हैं?
तो इसमें सिर्फ एक ही कारण होगा सर कि मतलब धर्म परिवर्तन जो हो गया ईसाई के जो किए थे। धर्म परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन जो होता है वो भी तो चीजें हैं। धर्म सर तो परिवर्तन और उनका धर्म सामाजिक, परिवर्तन कराकर वो तो अपने साथ ले गए होंगे। हाँ सबको ब्रिटेन लगे लंदन में बसाने के लिए, उनको सबको वहां पे फ्लैट बनवाए थे ना फरा, वहां पे लंदन में सबको फ्लैट बनवा के एक एक फ्लैट दे दिया कि भाई अब तुम यहीं पे रहो, वहां क्या करोगे जाके, सारा आदिवासी वहीं पे जाके रहने लगे। ठीक है। ओके सर। हाँ तो वहां पे जाएंगे ना लंदन कभी भी, तो वहां देखिएगा लिखा होगा कि आदिवासी कॉलोनी। ठीक है, वो आपको वहां पर दिख जाएगा। तो अपने साथ कहाँ ले जाएंगे फारा, ये तो सर इसमें सर मतलब 2-3 पॉइंट तो दे सकते हैं ना सर। सर तो वो जो है हम अपने साथ ही ना ले जाएंगे क्योंकि फिर तो वो लोग वैसे ही रहेंगे वेट वहां से जनजाति से या वन से तो निकल जाएंगे ना वो लोग जंगल से। क्यों निकल जाएंगे? अब उनका धर्म जाएंगे तो परिवर्तन हो गया सर, तो उनको लालच जो दिए वही तो होंगे रहेंगे कि प्रॉपर्टी का या कुछ भी। तो लालच प्रॉपर्टी देने का पे वहीं धर्म पे चेंज लालच कर लिए, दिया गया ना, लेकिन ऐसा कुछ थोड़ी चेंजिंग था। हुआ, कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ धर्म परिवर्तन हुआ। यही ऐसा ठगिया थोड़ी महसूस था हो कि रहे हो। भाई, ऐसा थोड़ी था कि भाई तुमको हम लंदन में प्रॉपर्टी देंगे, ऐसी बात थोड़ी थी। ठीक है सर। प्रॉपर्टी देने का मतलब यह था प्रलोभन कि भाई तुम्हें हम लगान में कुछ छूट दे दें, दिलवा देंगे। ठीक है, तुम्हारे ऊपर अगर कोई प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है तो उससे हम तुमको बचाएंगे, इस तरह का प्रलोभन था। ठीक है ना। यस सर। हाँ नीरज कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे नीरज? सर ये बोल रहे थे कि ये धर्म परिवर्तन करना और उन लोग को प्रलोभन देना, प्रलोभन के कारण क्या है कि उन लोग में ऊंच नीच की भावना आ गई, चाहे किन्हीं को सरदार बना देना कि आप इस भूस्वामित्व का हो, समाजवादी मूलक समाज जो बोले कि आप इसका, धीरे धीरे क्या हुआ बात उसका करते थे और उसको वो धीरे धीरे उसकी समाप्ति की ओर अग्रसर होना शुरू हो गए। ठीक है। ये सामाजिक में तो ये दे सकते हैं ना सर। हाँ तो वो तो मैंने बताया ही ना आपको नीरज, कि एक तो हो गया कि हाँ धार्मिक धर्म परिवर्तन का जो मामला था, और दूसरा कि समता मूलक समाज में जो अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं वो कारण था। ठीक है। बात स्पष्ट हो गई सभी को? यस सर। हाँ सर। चलिए अब देखते हैं कि इसका जो है प्रशासनिक कारण क्या था। जब प्रशासनिक कारण की बात करते हैं तो अब क्या होगा, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के तहत नई प्रशासनिक व्यवस्था का आरोपण होगा। चाहे वो कार्नवालिस कोड की बात कर सकते हैं आप, और कार्नवालिस कोड के माध्यम से क्या कर दिया गया कि न्यायिक व्यवस्था को एक स्ट्रक्चर्ड रूप दिया गया, कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था को एक स्ट्रक्चर्ड रूप दिया गया, और इसका आरोपण जो है वो जनजातीय क्षेत्रों में भी किया गया। तो कहीं न कहीं इससे क्या हुआ कि प्रशासनिक मिशनरियों के द्वारा जो न्यायिक मशीनरी है उसके द्वारा इसका शोषण करना प्रारंभ किया गया। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते थे, तो उन्हीं लोगों का साथ देते थे जो औपनिवेशिक सत्ता के हित से जुड़े हुए थे। तो कहीं न कहीं इस व्यवस्था ने क्या किया,
आदिवासियों को औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध विद्वेष की भावना, विद्रोह की भावना को बढ़ाने में भूमिका निभाया। इसके अलावा देखिए तो जो उसकी परंपरागत व्यवस्थाएं थी, समाज का व्यवस्था को लेकर कर लें या प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कर लें, उसको भी इसने क्या किया, समाप्त करने की बात। जैसे कि हम पढ़ा पंचायत व्यवस्था की बात करते हैं या मांझी व्यवस्था की बात करते हैं, तो यह जो ट्रेडिशन था जनजातियों में, इसको औपनिवेशिक सत्ता ने क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, इसको बंद करने की बात कही। तो इससे भी जनजातीय भावनाएं, उनका आत्मसम्मान आहत होता है और परिणाम स्वरूप वो विद्रोह की ठीक है। अपने ऊपर होने वाले अत्याचार और शोषण के विरुद्ध क्या करते हैं, ये प्रशासनिक और न्यायिक शरण में जाते हैं। हाँ भी उन्हें क्या होता है, उन्हें निराशा ही हाथ लगती और यह व्यवस्था उसके शोषण के जो प्रतीक हैं वो उसका ही साथ देता है, उसका ही समर्थन करता है। तो इस निराशा के माहौल में, इस हतोत्साहित होती परिस्थितियों के माहौल में अब आदिवासी क्या होते हैं, अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित होने लगते हैं, अपनी पहचान को लेकर चिंतित होने लगते हैं और अंततः एक कड़े कदम की बात करते हैं। और परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि आदिवासी क्षेत्रों में औपनिवेशिक सत्ता और उसके जो प्रतिनिधि हैं, उनके विरुद्ध व्यापक स्तर पर हिंसात्मक संघर्ष दिखाई देगा, व्यापक स्तर पर लूट मार और आगजनी की घटनाएं दिखाई देंगी। और इसी क्रम में आप जनजातीय विद्रोह में खासी है, पहाड़िया है, हो है, मुंडा है, संथाल है, ये जो महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह हैं, उसके परिदृश्य को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी विद्रोह कहीं न कहीं क्या था, औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष को लेकर सामने आता है। बातें स्पष्ट हो गई? हाँ सर। और सर इसमें वो जल जंगल जमीन के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। जल जंगल जमीन, जल जंगल आदिवासियों जमीन की का मनोदशा, उसके जल आदिवासी जंगल जो जमीन जंगल का की पूजा वो तो करते मैंने थे सर, बताया। जंगल का, इसमें ये इनके द्वारा काटान करना और वो जमीन को जो है इसको देना, माने बाहरी आदमी को देना, ब्राह्मण हो चाहे जो भी हो। ये तो मैंने बताया था ना नीरज, नहीं बताया था? हाँ सर, तो एक आर्टिकल में ये तो पढ़े थे जल सर, उसमें जल जंगल जमीन को लेके आर्टिकल लिखा गया था कुछ दिन पहले। वो आर्टिकल जो जल जंगल जमीन की बात करता, तो ये सारे चीजों का क्या हो गया, सार तत्व हो गया ना। जितने मैंने कारण बताए उसका अनेक शब्दों के एक शब्द है ये। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, वो जंगल जमीन समझ में आया, जल नहीं समझ में आया सर। ये क्योंकि जंगल का वर्तमान कटाई कर कंसेप्ट, रहे थे वो खुद के लिए, लकड़ी वगैरह के लिए, जमीन वो कर रहे थे यह जो वो। जल जंगल जमीन है वो वर्तमान कंसेप्ट के संदर्भ में आता है, जो वर्तमान में जो जनजातीय क्षेत्रों में जो नक्सलवादी आंदोलन वगैरह चल रहे हैं या उसका समर्थन हो रहा है उन क्षेत्रों में, उसके संदर्भ में वो नारा देते हैं कि जल जंगल और जमीन पर हमारा अधिकार होना चाहिए, सार्वभौमिक अधिकार होना चाहिए। ठीक और है। सर दिया पाश्चात्य का प्रभाव भी कुछ कारण बता रहा था सर।
पाश्चात्य का क्या? प्रभाव, ये पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव के कारण जो है, उसके कारण भी आदिवासियों में फूट हुई, और ये भी विद्रोह के विद्रोह के स्वरूप के शामिल हुआ है ये कारण। वो चीजें सब क्या है, वो चीजें अब इसी का एलोबरेशन है। जितनी बातें मैंने बताई नीरज, ये सब उसी का एलोबरेशन है। हमने कहा कि जैसे ही बाहरी तत्वों का अगर प्रवेश होगा तो स्वाभाविक है उनकी जो रीति नीति संस्कृति है उसका कहीं ना कहीं प्रभाव जनजातीय क्षेत्रों में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हाँ सर, वो तो पड़ेगा ही ना, किसी के सभ्यता का प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो बहुत दिन भी तो रहे हैं। वही चीजें आप कह रहे हैं ना। ये चीजें तो मैंने बताया आपको कि जैसे ही बाहरी तत्वों का प्रवेश होता है वहां उस सामाजिक, उनकी जो सामाजिक विशेषता है, व्यवस्था है, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे जनजातीय क्षेत्रों में भी आने लगते, जहाँ असमानताएं आपको दिखाई देंगी, जहाँ ऊंची जो समतामूलक समाज की जो व्यवस्था थी उस पर आघात है ना। इसके अलावा एक कारण और लिख सकते हैं कि कहीं न कहीं जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, मैकाले की जो आधुनिक शिक्षा पद्धति थी, उसने भी क्या किया, जनजातियों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने का कार्य किया, और साथ ही साथ जो आधुनिक प्रेस वगैरह हैं उसने उसकी जो आंदोलन में जो उनकी सहभागिता रही, उसको जनजातीय अधिकारों को लेकर जो वो बात करते हैं, या भारत के अन्य क्षेत्रों में जो घटनाएं घट रही थी, इस सभी के संदर्भ में आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, बातें स्पष्ट हो गई जी कारण सर। के संदर्भ में? हाँ सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किन्हीं को? चलिए अब आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्वरूप। क्या है हरा? जनजाति विद्रोह का स्वरूप। स्वरूप। जब स्वरूप की बात करते हैं तो स्वरूप क्या था इसका, बताइए बताइए भाई, स्वरूप क्या था? स्थानीय होगा सर, क्षेत्रीय स्थानीय। हाँ, तो पहला कारण बताया आपने स्थानीय प्रकृति का था, ठीक है, और लिखिए स्थानीय प्रकृति का था। यानी कि स्थानीय प्रकृति कहने का मतलब क्या है कि स्थानीय मुद्दों को लेकर और स्थानीय लोगों के द्वारा ही क्या किया गया था, विद्रोह किया गया था। यानी कि जिन जनजातीय विद्रोह में यह देखा गया कि जिन जनजातियों पर क्या होता था, अपने शोषण को लेकर वो चीजें सामने आती थी, वो जनजाति क्या होता था, विद्रोह कर देता था, और उस पर अन्य जनजातीय विद्रोह या अन्य जनजाति लोग जो हैं उसका समर्थन न के बराबर आपको दिखाई देगा। तो पहला हो गया स्थानीय प्रकृति का और स्थानीय मुद्दों को लेकर विद्रोह किया गया। दूसरा बताइए। दूसरा सर हिंसक और सशस्त्र सर। ठीक है, हिंसक विद्रोह। लिखिए लिखिए दूसरा हिंसक विद्रोह। हिंसक विद्रोह था जो परंपरागत हथियारों और परंपरागत युद्ध पद्धति जिसमें छापामार युद्ध शामिल था,
के द्वारा लड़ा गया था। उसके बाद धार्मिक भी हो, कुछ विद्रोह जो धार्मिक भी था सर, जैसे कि बिरसा मुंडा का जो है, या फिर नेक्स्ट संथाल लिखिए, विद्रोह में भी। नेक्स्ट लिखिए, मसीहावादी दृष्टिकोण था। विद्रोहों में मसीहावादी और दृष्टिकोण था और अंधविश्वास, भावनात्मक मुद्दों पर बल था। मसीहावादी दृष्टिकोण था और भावनात्मक मुद्दों पर बल था। ये तो सर ये बिरसा मुंडा दिया ना सर, वो खुद को क्या भगवान चीज? घोषित कर दिया। ये तो संथाल में भी आप देखेंगे ना, संथाल में भी संथाल आपको में दिखाई बिरसा देंगे ये मुंडा हुए, चीजें। सिंधु कान्हू हुए। हाँ, तो ये लोग अपने आप को क्या कहते हैं कि भाई मेरे पैगंबर हूं मैं, मुझे अदृश्य शक्ति आई है और मुझ पर गोली चलेगा तो वो फूल बन जाएगा। ठीक है, और बेचारे इस फूल बनने के चक्कर में वो क्या हो गए, उनको माल्यार्पण कर दिया गया, गले में माला टांगा दिया गया उनके। ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट बताइए। सामाजिक भी हो हो सकता गया है स्टॉक सर खत्म क्या? आप लोगों का? सामाजिक स्वरूप भी इसका देखने को मिला था सर। क्या जैसे जैसे मान लेते हैं कि जैसे क्या? जनजातियों में ना युवागिरी वगैरह वगैरह जो समाज की जो थी, लेकिन जब पश्चिमीकरण जब उसमें मिक्स हुआ तो उन सब जो समाज की संरचना थी वो भी बिगड़ने लगा था सर। वो स्वरूप थोड़ी होगा, वो तो कारण में है ना वो चीजें। स्वरूप लिखिए। नेक्स्ट, पश्चगामी दृष्टिकोण था। पश्चगामी दृष्टिकोण था। पश्चगामी दृष्टिकोण का मतलब क्या हुआ कि जो आधुनिक शासन व्यवस्था हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, न्यायिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, उसके विपरीत जाकर हम क्या कर रहे हैं, तो जो हमारी पुरातन व्यवस्थाएं हैं उसको हम स्थापित करने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, बात स्पष्ट हो गई कि पश्चिगामी दृष्टिकोण का मतलब क्या हुआ? एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर? पश्चिगामी दृष्टिकोण का मतलब होता है कि वर्तमान में जो ट्रेडिशन चल रहा है उससे परे हटकर हम पूर्व के जो ट्रेडिशन है उसको हम स्थापित करने की बात करते हैं। मतलब यह हुआ कि ब्रिटिश सत्ता के आने के बाद क्या हुआ, हमने आधुनिक कानून व्यवस्था की बात की, हमने उसको लोकतांत्रिक स्वरूप देने की बात की। ठीक है, हमने आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में नए तत्वों को, आधुनिक तत्वों को समावेश करने की बात। लेकिन जब जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में आप देखेंगे तो वो क्या कहते हैं कि हमें पुरातन व्यवस्था की बात करनी है। भाई हमें क्या करना है, झूम कृषि करनी है, हमें क्या करना है, सामूहिक कृषि करनी है, हमें क्या करना है, तो जो व्यवस्थाएं हमारी है, शोषण, जो पढ़ा पंचायत की व्यवस्थाएं हैं, मांझी व्यवस्थाएं हैं, हमें उन्हें स्थापित करना है। जो कबीलाई समाज की जो विशेषताएं हैं उन्हें स्थापित करना है।
तो पश्चगामी दृष्टिकोण का मतलब यही होता है। बात स्पष्ट हो गई? यस सर। नेक्स्ट बताइए। एक सर बोल सकते हैं सीमित क्षेत्र में था सर। वो तो पहले ही बता दिएगा ना। नेक्स्ट लिखिए। जातीय विद्रोह। हाँ, तो वो तो अपने आप में स्पष्ट पहले ही लाइन में वो कर दिए थे ना कि स्थानीय प्रकृति का मतलब क्या हो गया। यस सर। नेक्स्ट लिखिए उद्देश्य संगठन और उद्देश्य संगठन, उद्देश्य की स्पष्टता और संगठन का अभाव था। कि भाई भावनात्मक मुद्दों के आधार पर तो हमने विद्रोह कर दिया, लेकिन इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था और संगठन जो होना चाहिए उसका हमें यहाँ पर अभाव दिखाई देगा आपको। नेक्स्ट ये जो है उद्देश्य संगठन का अभाव जो परिणाम मतलब कि भी आएगा अक्सर सर, मतलब उसका असफलता के कारण मतलब में भी आएगा ना। स्वरूप में भी आ जाएगा ना कि उद्देश्य एवं संगठन का उसका अभाव। हर विद्रोह में वही चीजें थी ना कि विद्रोह और उद्देश्य क्या था, स्पष्ट नहीं था। संगठन का क्या था, वहां पर अभाव था कि भावनात्मक उद्वेग में ही क्या हो गए थे, सभी मुंडाए एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और विद्रोह कर देते हैं। सभी जनजाति क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म पर आए, डुगडुगी बजाया गया कि चलो भाई आज क्या करना है, हमें विद्रोह करना है, और विद्रोह को लेकर वो कुल्हाड़ी तीर कमान लेके निकल पड़ते थे। यही होता था ना। जी नेक्स्ट लिखिए स्वरूप में और क्या हो सकता है, जनजातीय तत्वों का समावेश वगैरह जो है, एक वो चीजें भी आप लिख सकते हैं। जनजातीय विशिष्टता थी, विद्रोह में जनजातीय विशिष्टता थी। ठीक है, ये सब क्या था, इस विद्रोह का स्वरूप था। एक और लिख सकते हैं कि शोषणकारी जो व्यवस्था है या उसके प्रतिनिधि हैं, सिर्फ उन्हीं पर हमला किया गया, उसी का प्रतिरोध किया गया। शोषण मूलक व्यवस्था के जो प्रतीक दीकू थे, सिर्फ उन्हीं का प्रतिरोध किया गया। जो सहयोगी दीकू थे उसका पर हमला नहीं किया गया। तो विद्रोह का स्वरूप स्पष्ट हो गया। विद्रोह का स्वरूप स्पष्ट हो गया। कोई कंफ्यूजन है? ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विशेषता। विशेषता तो कम बेश यही होगा ना। यस सर, लगभग यही हो जाएगा सर। विशेषता भी कम बेश यही हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर यस। परिणाम और असफलता के कारण दो गो रहता। चलिए
तो परिणाम और असफलता के कारण को हम लोग क्या करेंगे, नोट्स में आप लोग देख लेंगे, वहां पर है नहीं है नोट्स में, देखिए तो है सर, इसमें दिया हुआ है नोट में। दिया गया है, इसको एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। और परिणाम और महत्व को मैंने एक नए डायमेंशन से बताया। सर नोट्स आज आया है सर? जी सर, आज ही आया है। देखा नहीं है सर। तो उसके लिए तो अब टेलीस्कोप लाना पड़ेगा ना आपको, कि सूक्ष्म नहीं माइक्रोस्कोप सर, लीजिएगा। नहीं सर, ड्यूटी से आया तो तुरंत इधर क्लास में जुड़ गए, तो मतलब देख नहीं पाया, तो देख लीजिएगा। यस ठीक है, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की आवश्यकता ना हो, ठीक है ना। नहीं सर, नहीं ऐसा तो जी देख लेंगे सर। परिणाम और हमको महत्व को मैंने परिणाम और महत्व को मैंने नए डायमेंशन में एक्सप्लेन किया है, जो आपको कहीं नहीं दिखेगा। देखा है परिणाम और महत्व को आप लोगों ने? किन लोगों ने देखा है परिणाम और महत्व को, जो मैंने एक्सप्लेन किया है? किन किन लोगों ने देखा है? सर हम देखे हैं सर। क्या लगा डायमेंशन देख के? क्या क्या डायमेंशन है उसमें? किस किस डायमेंशन से हमने बताया परिणाम और महत्व को? बोलिए। सर ये परिणाम को 3 डायमेंशन इसमें दिखाए हैं सर। क्या 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 डायमेंशन है? सर एक तो है सर औपनिवेशिक सत्ता की दृष्टि से, और दूसरा सर जनजातीय दृष्टि से, और तीसरा सर डायमेंशन ये है राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से सर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस डायमेंशन कभी सोचा था आपने इसको, परिणाम और महत्व को? या कहीं मिला था आपको? नहीं सर, तो अलग है सर इसमें। क्योंकि परिणाम एवं महत्व का मतलब क्या हुआ कि इस विद्रोह से जुड़े हुए जितने हित समूह हैं उस पर ही तो इसका प्रभाव होगा ना, या उसके परिणाम या महत्व होंगे। बोलिए। उसी के दृष्टिकोण से आप देखेंगे ना उसको, क्योंकि हित समूह इसके कौन कौन है? तो हित समूह है, जनजातीय है, औपनिवेशिक सत्ता है, और स्वतंत्रता आंदोलन है। यही तो हित समूह है इसके ना। जिस पर इस आंदोलन का प्रभाव होगा या उसका महत्व होगा, परिणाम होगा। तो इस डायमेंशन से एक बार सोच के देखिए, पढ़ के देखिए, ठीक है। अगर चीजें स्पष्ट नहीं होती है तो फिर हम कल इस पे परिचर्चा करेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए, ओके, फिर गुड नाइट। गुड नाइट सर।